डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टैम्प एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकॉट को डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टैम्प के अंदर देखा जाता है कि इसके अंदर भी डाइकॉट स्टैम्प की जो एनाटॉमी है उसी की तरह मोनोकॉट स्टैम्प के अंदर भी तीन टिश्यू सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर इसके अंदर एपिडर्मिस आती है, यानी सबसे आउटर एपिडर्मिस जो होगी वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। एपिडर्मिस जो है वो डाइकोटिलेडोन प्लांट्स की तरह इनमें भी एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है जो बाहर की तरफ क्यूटिकल से, जिसके बाहर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। और ये एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर एपिडर्मल हेयर्स जो होते हैं वो डाइकोटिलेडोन प्लांट्स में तो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर जैसे आपके अगर हम गेहूँ या मेरी स्टेम की बात करते हैं तब उसमें एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। सेकेंड टिश्यू सिस्टम के अंदर जो एनाटॉमी देखते हैं तो वह है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम ग्राउंड टिश्यू को पढ़ते हैं। ग्राउंड टिश्यू के अंदर जैसे हमको पता है कि जैसे हमने डाइकोटिलेडोन प्लांट के अंदर देखा कि वहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू था वो कॉर्टेक्स में बटा हुआ था, और कॉर्टेक्स के भी अंदर तीन पोर्शन थे, कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। जबकि यहाँ पर वल्कुट जो होती है, वेल डिफाइंड जो कॉर्टेक्स होती है वो एब्सेंट होती है। सारा का सारा जैसे यहाँ पर एपिडर्मिस के बाद पूरा जो सिस्टम जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू से घिरा रहता है, और बीच बीच में इसमें वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड दिखते हैं। और इनके अंदर हाइपोडर्मिस की इसमें भी जैसे एपिडर्मिस के बाद सिंगल स्क्लेरोकाइमेटस द्विबीजपत्री की तरह इसमें भी हाइपोडर्मिस भी होती है। और इसके अंदर हाइपोडर्मिस कैसी है, स्क्लेरोकाइमेटस हाइपोडर्मिस। जो राइट टिश्यू आपको दिख रहा है वो क्या है, स्क्लेरोकाइमेटस हाइपोडर्मिस का पार्ट होता है। और इसके हाइपोडर्मिस जो होती है 2 to 3 लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। और अगर जब गेहूं की बात करें तो ये तो मेज स्टैम है, मेज की जगह हम ट्रिटिकम स्टैम की बात करते हैं। तो ट्रिटिकम स्टैम के अंदर हाइपोडर्मिस जो होती है वो क्लोरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी रहती है। बीच बीच में उसमें समन्वित वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, और बाहर की तरफ उसमें दृढ़ता की कोशिकाओं के कारण स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स जो होती हैं उनके कारण खंडों में विभाजित हो जाता है। और इसके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं वो बाहर की ओर कोशिकाएं छोटे आकार की होती हैं, और केंद्र की तरफ बड़े आकार की होती है। मतलब बाहर की तरफ जो ग्राउंड टिश्यू मिलेगा उनकी सेल्स छोटी होंगी, और अंदर वाला जो होगा उनमें कोशिकाओं की आकृति अपेक्षाकृत बड़ी होगी। और इन सभी के बीच में, ग्राउंड टिश्यू के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। गेहूं के अंदर गेहूं, घास और जितने भी मतलब एक्वेटिक जो ग्रासेस हैं, लैक्टोफ्लोरिया चाइनीज, इनके अंदर इंटरनोड जो होता है वो स्टैम्प जो होता है जो अंदर से जो होता है होलो होता है, इंटरनोड में वो खोखला होता है। तो ये फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था, सेकंड था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो वेस्कुलर जो सिस्टम के अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी सारे बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल है। जबकि हमने देखा कि द्विबीजपत्री पौधे तने के अंदर रिंग के जैसे इसमें भी कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल है एंड डार्क पोजीशन है। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, जाइलम बाहर की, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, विदाउट कैम्बियम है। इसलिए जितने भी इनका जो मोनोकॉट स्ट्रक्चर स्टैम जो है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और जब हम वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकॉट की बात करते हैं तो वेस्कुलराइजेशन में मतलब वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनमें समन पोल जो होते हैं उनको वेस्कुलर सप्लाई कैसे मिलती है। वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकॉट्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे वेस्कुलर बंडल कैसे थे, वो सारे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल थे। जब हम पाम की बात करते हैं, पाम के अंदर देखते हैं तो पाम के अंदर प्लांट होता है रैफिस एक्सेला। इसके अंदर सभी समन पोल जो होते हैं तने के आधार से लेकर ऊपर शीर्ष तक पाए जाते हैं, यानी स्टैम का बेस से लेकर शीर्ष तक वेस्कुलर बंडल इसमें पाए जाते हैं।
और इनके जो अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखते हैं। और इसके अंदर जो ये जो वर्टिकल जो वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल छोटे भी साइज के हैं, मीडियम साइज के भी होते हैं और बड़े आकार के भी होते हैं। और ये विभिन्न अंतराल पर लीव ट्रेसेस, ये वेस्कुलर बंडल ही क्या बनाते हैं, ये लीव ट्रेसेस बनाते हैं जैसे। और इनमें जो जितने छोटे वेस्कुलर बंडल होंगे वो बड़े लीव ट्रेस बनाएंगे। और इनके अंदर जो वर्टिकल जो वेस्कुलर बंडल है, वर्टिकल सेवन पोल जो होते हैं वो आधार से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं और धीरे धीरे केंद्र पे जाके, जैसे यहाँ तो जैसे यहाँ आए और फिर यहाँ पर सेंटर में आते हैं, यहाँ पे केंद्र की ओर मुड़ जाते हैं। और थोड़े अंतराल के बाद पुल तेजी से और भी जैसे ये यहाँ पर आया, जैसे ये मुड़ गए और फिर वापस आगे की ओर मुड़ जाते हैं। और इनमें इसके अतिरिक्त इनसे भी लीव ट्रेसेस बंडल, मतलब वेस्कुलर बंडल से आगे की तरफ फिर लीव ट्रेस बनता है। और इनके अंदर इसके अतिरिक्त कुछ सैटेलाइट बंडल जो होते हैं, वो सैटेलाइट बंडल वो किसकी तरफ जाते हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस की तरफ चले जाते हैं। इनमें बड़े आकार के जो सेवन पूल होते हैं वो छोटे की अपेक्षा अधिक केंद्र की ओर जाते हैं, यानी जो जितने वेस्कुलर बंडल होंगे वो सेंटर की तरफ ज़्यादा होंगे और छोटे जो होते हैं वो सेंटर से दूर होते हैं। केंद्र की तरफ अपेक्षाकृत सेंटर के अंदर जो वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा वो केंद्र पूल अपेक्षाकृत कम फूल जाते हैं और सभी पूल बाहर की ओर यहाँ पर चले जाते हैं। और इस प्रकार से जो आउटर कॉर्टेक्स होता है उसमें अधिक बल पाए जाते हैं। रैपिस के अंदर, रैपिस में लीव ट्रेस रीजन अनुपस्थित होता है और इसमें प्रोटोजाइलम में ट्रेकिड्स पाई जाती हैं। तो ये हम पाम के अंदर डायग्राम देखते हैं कि वेस्कुलराइजेशन पाम का कैसा है। नीचे आधार से शीर्ष की ओर जा रहा है, ये आपके यहाँ पर ये डायग्राम क्या है, ये लीव ट्रेस होता है और ये एक्साइल वेस्कुलर बंडल है। यहाँ चारों तरफ इसकी लीव शीट है और बीच में ये स्टेम की सरफेस होती है। तो ये रेड डायग्राम, रेड जो है स्पॉट्स जो होते हैं ये बताते हैं ये वेस्कुलर बंडल वाला रीजन होता है। और अगर हम लिली कुल की बात करते हैं, लिलियेसी फैमिली में बात करते हैं, तो उनके अंदर जो होते हैं वेस्कुलर बंडल भी पाम की तरह होते हैं। और ग्रामीनी जो कुल है, ग्रामीनी के अंदर जैसे मक्का के अंदर, गेहूं के अंदर वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट अलग तरीके का होता है। इनमें सेवन पोल रिंग्स में पाए जाते हैं। सेवन पोल रिंग के अंदर मिलेंगे दो वलय पाई जाती है। बाहरी वाला जो वलय होती है उसमें वैस्कुलर बंडल छोटे मिलते हैं और अंदर वाली जो रिंग होती है उसमें वैस्कुलर बंडल बड़े होते हैं। और एक प्रकार की व्यवस्था में तो एक ही रिंग में मिलते हैं बड़ा और बाहर की तरफ छोटे और बीच में बड़े, जबकि दूसरी प्रकार की व्यवस्था में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड पाए जाते हैं, जैसे मक्का और तने और बाजरा में। सेवन पोल जैसे हैं कोलेट्रल होते हैं, कंजॉइंट है, कोलेट्रल है और स्कैलन कैमेटस बंडल शीट से चारों तरफ स्कैलन कैमेटस बंडल शीट से घिरे रहते हैं। ये चारों तरफ जो बंडल शीट जो होती है वो स्कैलन कैमेटस, ये आपकी डायग्राम में जैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर कैसी है, इसके चारों तरफ स्कैलन कैमेटस से ग्रीन टिश्यू दिख रहा है, वो बंडल शीट से घिरे रहते हैं। और इनमें एक विशेषकर फॉर्म में विशेषकर ग्रामीणी कुल के अंदर जो होता है सेवन फूलों की जो कॉम्प्लेक्स व्यवस्था होती है, पत्तियों के फूलों की तने की स्थित पोजीशन के कारण उनकी व्यवस्था अलग अलग होगी। मक्का में जैसा हम देखते हैं तो तीन प्रकार के वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, मध्य शिरा एंड बड़ी मिड्रप और लिटरल वेंस में जो होते हैं। जैसे मक्का की पत्ती के अंदर मिड्रप होगी और उसकी जो लिटरल वेंस होगी उनमें जो इनसे निकले सेवन फूल जो होंगे वो तने के अंदर जाते हैं और निचली पर्व संधि पर बाहर की ओर निकल जाते हैं। लीव ट्रेस बंडल जो पतली पार्श्व शिराओं से निकलते हैं, जैसे एक स्मॉल लेटरल लीव ट्रेस हो गया और लीव शीट है, ये चारों तरफ से लीव शीट से घिरा रहता है। इसमें पतली पार्श्व शिराओं से निकलते हैं, शीघ्र ही तने के परिधि के निकट से जुड़कर परिधि पुलों से जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार से, और जो छोटे पतले सेवन फूल होते हैं वो कॉर्टेक्स से पहुंचकर कुछ समय बाद पर्वसंधि से निकटकर वापस कॉर्टेक्स में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से सेवन फूल ग्रामीणी कुल के अंदर, ग्रामीणी फैमिली के अंदर नोड्स पर हॉरिजॉन्टल बंडल भी पाए जाते हैं। इनके अंदर जो नोड के ऊपर होंगे वो हॉरिजॉन्टल बंडल होते हैं जो लीव ट्रेस बंडल के से आपस में ही जुड़े रहते हैं। गेहूं के जो इंटरनोड्स जो होते हैं वो खोखले और पर्वसंधियां जो होती है वो नोड्स जो होती है वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। बड़े सेवन फूल भीतरी वलय और छोटे सेवन फूल जो होते हैं वो
बाहरी वलय बनाते हैं। गेहूं के अंदर संवहनकूल 3 प्रकार के इसी प्रकार के संवहनकूल मिलते हैं। फर्स्ट जो हो गया मध्य शिरा और बड़ी पार्श्व शिराओं पर पाए जाने वाले संवहनकूल, दूसरे पर्ण अनुपद लीफ ट्रेस बंडल हो गए और तीसरे छोटे 3 प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपकी डायग्राम में दिख रहा है, ये वैस्कुलराइजेशन ऑफ मोनोकॉट स्टेम है। इसमें फर्स्ट जो होता है ये मिडरिप लीफ ट्रेस है और मिडरिप पे पाए जाने वाले, और दूसरे वाले नीचे वाले जो हैं वो है लार्ज लेटरल लीफ ट्रेस बंडल, और इस तरीके से यहाँ पर नीचे तरफ जो होते हैं वो कोलेट्रल को, जिसको हम कोलेप्टाइल ट्रेसेस कहते हैं। ये स्मॉल लेटरल लीफ ट्रेस है और इसी के अंदर ये ऊपर प्रोकैम्बियल स्टैंड्स है जो कि आगे तने के अंदर परसंधि के ऊपर अनुप्रस्थ जो होते हैं वो उसमें मतलब परसंधि पर जो होते हैं वैस्कुलर बंडल के को जोड़ने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैम्बियल स्टैंड पाया जाता है। और इस प्रकार से जो इनमें संवहनकूल पाए जाते हैं, हम जब देखते हैं तो इसमें संवहनकूल कैसे हैं, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल हैं। जो बाहरी क्षेत्र में संवहनकूल हम जैसे डायग्राम में दिख रहा है जो होते हैं छोटे, और जो केंद्र की ओर पाए जाएंगे वो बड़े वैस्कुलर बंडल होते हैं। और ये इनके अंदर आपस का क्षेत्र जो होता है वो केंद्र वाला भाग होता है, उस पर वैस्कुलर बंडल नहीं मिलते। कंजॉइंट है, कोलेट्रल है, क्लोज एंड डार्क होते हैं, विदाउट कैम्बियम होती है। द्विबीजपत्री के अंदर द्वितीय प्रति नहीं मिलती, इसलिए इसमें कैम्बियम नहीं मिलती है। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा का अभाव होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई नहीं जाती, उसके अंदर केवल स्लीव एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स मिलती है। संवहनकूलों की संख्या जो होती है वो द्विबीजपत्री पौधों की अपेक्षा यहाँ पर अधिक होती है, और इस प्रकार से उनके अंदर जितने वैस्कुलर बंडल होंगे उनके साथ लीफ ट्रेस बंडल भी पाए जाते हैं जो तने से बहुत दूर तक चलते हैं और नोड्स पर उनका जाकर मिल जाते हैं। कुछ एक बीजपत्री जैसे कि एक्रोसिस जो होता है, ड्रेसिना है, कॉर्डलैंड के अंदर कई जगह जो होता है वो द्वितीय वृद्धि होती है वहाँ पर एक्सेप्शनली, और द्वितीय वृद्धि के दौरान वहाँ पर एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल बनते हैं। एम्फीवेसल का मतलब होता है कि केंद्र का जो होता है वो फ्लोएम होगा और चारों तरफ से जाइलम से घिरा रहता है। और जब हम एनामोलस इसकी बात करते हैं कि जिस तरह से डाइकॉट प्लांट के अंदर भी एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ थी, इसी तरीके से मोनोकॉट में भी संगत रचनाएं पाई जाती हैं तने के अंदर। तो वैसे तो वैस्कुलर बंडल इसमें स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन इसका एनामोलस स्ट्रक्चर है कि इसमें कुछ मोनोकॉट प्लांट होते हैं जिनमें भी वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, उनमें रिंग में अरेंज होते हैं। जैसे ट्रिट्रिकम, चावल, जई जैसे इनके अंदर अगर हम बात करें तो ट्रिट्रिकम में वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रिंग में अरेंज्ड होते हैं। ओरिजा में है या अवीना में, इनके अंदर वैस्कुलर बंडल सारे वैस्कुलर बंडल होता है। अवीना सेटाइवम जो इसके अंदर वैस्कुलर बंडल 2 रिंग में पाए जाते हैं। टैमस क्यूमिनस के अंदर बाहरी वलय के अंदर अगर हम डायग्राम देखते हैं तो उसमें बाहरी वलय में जो वैस्कुलर बंडल छोटे और द्वितीय वलय में बड़े संवहनकूल पाए जाते हैं। इस प्रकार से प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम की ये रचना होती है कि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इसका नॉर्मल कैरेक्टर है और एनामोलस जो होता है वो उसमें वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड होते हैं। थैंक यू।